Hello everyone and a very good evening to all of you. Dear students, today we are going to complete with the biological classification system chapter. We are already done with the kingdom fungi as well. Now अब हमारे पास बचते हैं दो किंगडम और जो कि पूरे ज्यादा डिटेल में है, इसीलिए एनसीईआरटी ने बहुत छोटे पैराग्राफ्स के अंदर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का वर्णन किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। पर ये जो किंगडम्स हैं इनको हम पूरा अलग अलग पढ़ रहे हैं। एज यू ऑल नो दैट आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द एनिमल किंगडम एज वेल। कॉर्डेट में अभी हम लोग एव्स पर आ चुके हैं और प्लांट किंगडम इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो दोनों किंगडम्स को हम लोग को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक। तो हम लोगों के लिए मतलब देखा जाए तो ये चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे जो भी बाकी के किंगडम्स हमने पढ़े, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई, ये ही हमें पढ़ने होता है। बाकी के दो हम आगे पढ़ेंगे डिस्टिंक्टली अलग अलग पूरे चैप्टर्स के फॉर्म में। नाउ देयर आर सम ऑफ अदर टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर गिवन इन दिस चैप्टर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर.एच. विटेकर ने उसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उसके डिटेल्स को कहीं शामिल नहीं किया। ऐसे भी कुछ हमारे सामने टर्म्स आएंगी जिसमें होती हैं वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। इनको कहीं भी प्लेस कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट these of some of them are not actually showing a characteristic of a living cell only। मतलब कि सेल के जैसा ही नहीं है या सेल ही नहीं है अगर, तो हम उसको किसी किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कैसे रख सकते हैं, राइट। एक ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि एक आता है इसमें लाइकेंस वर्ड। लाइकेंस जो होती हैं ये इतनी ज्यादा मतलब बोलो कि सिमिलैरिटी शो करती हैं एल्गे और फंजाई दोनों के साथ में कि हम इसको किसी भी एक जगह पर रख के इसके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। तो हमने लाइकेंस को इसीलिए अलग से ही पढ़ना होता है, ठीक। तो ये कुछ एक चीजें बाकी रह जाती हैं जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर नहीं आती, और लेकिन हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर इनकी भी डिटेल जाननी है कि ये क्या है, ठीक। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वायरसेस की। We all are very much aware about this term virus, can be said as the most used term of 2020 definitely। The coronavirus के कारण से virus word has become very prominent। इसके पहले ऐसा नहीं कि viruses के बारे में जानते नहीं। We are aware about many viruses, thousands of viruses, including we can say rhinovirus, adenovirus, ठीक है, human immunodeficiency virus, and there are many other viruses which are pathogenic, which are disease causing, ठीक है। Even if I have said these examples, ये सारे के सारे एनिमल्स के रिलेशन में बात करी कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। प्लांट के लिए भी होता है, ठीक है, राइस ड्वार्फ वायरस है ना, टोबैको मोज़ेक वायरस, मेनी अदर वायरसेस, ठीक है। तो ये वायरसेस जो होते हैं हमेशा दे आर गोइंग टू बी ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन ईदर प्लांट और एनिमल। वायरसेस कभी भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में होते ही नहीं, ठीक है। वायरसेस हमेशा ही किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड ही करते हैं, अदरवाइज उनकी खुद की कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। ऐसा क्यों बोला मैंने कि उनकी खुद की कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम समझेंगे, हम यहां देखते हैं हाउ द वायरसेस इन्फेक्ट any individual cell। Just imagine that this one cell is a human cell, let us suppose this one cell is a human cell, ठीक है, and this affecting cell was a virus। This is not a cell, sorry, ठीक है, but it is appearing like a cell। Reason behind that कि उसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोट करी हुई है। देखो अब वायरस जैसे ही ह्यूमन सेल में एंटर हुआ तब वायरस ने क्या क्या किया, हम इसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान देंगे अगर, तो वायरस ने अपना कंटेंट ह्यूमन सेल के अंदर पोर कर दिया। देखो ये जो कंटेंट था ये उसने पोर कर दिया। न्यूक्लियस के अंदर पहुंच के उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल में मिक्सअप कर दिया, ठीक है। उसके जेनेटिक मटेरियल को हमारे जेनेटिक मटेरियल में मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद में हमारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, मशीनरी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ठीक है, हमारे जो हम बोलेंगे डीएनए के पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में बहुत सारे एंजाइम्स आते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए, पॉलीमरेज को इस्तेमाल करते हुए, सारे एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हुए इसने अपने सामान बनवाए। अपने सामान मतलब कि इसने अपने प्रोटीन्स बनवाए, इसने अपना आरएनए बनवाया। ये सब बनवाने के बाद में वो हमारी ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर कोट कर लिया उसने और वो बाहर निकल गया,
देखो ध्यान से, अब देखो ये उसकी मशीनरी है और हमारी मेम्ब्रेन को उसने लिया और कोड करके चला गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ वायरसेस वर्क। वायरसेस विल ऑलवेज बी डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी सेल्स, ठीक है। एनिमल बॉडी सेल्स, प्लांट बॉडी सेल्स, they will be just utilizing the machinery of the normal living organism cells, and they will just replicate themselves using this host machinery. होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए वो सिर्फ रेप्लिकेट करेंगे अपने आप को और फिर बाहर निकल जाएंगे। दिस इज हाउ द वायरसेस वर्क, ठीक है। तो वायरसेस इसीलिए दे आर नॉट गोइंग टू बी कैटेगराइज्ड अंडर एनी सिंगल किंगडम, हम उसको किसी भी सिंगल किंगडम में पुट नहीं कर सकते। Viruses did not find the place in classification since they are not considered truly living. हम उसको living भी नहीं बोल सकते, हम उसको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते। हम लिविंग क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके पास में खुद की एक सेल ही नहीं है, ठीक है। वायरसेस डू नॉट हैव अ सेल स्ट्रक्चर एज इन प्रॉपर, उनके पास में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। जनरलाइज तौर पे हर लिविंग सेल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया को देख लें तो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उनके पास में भी सेल वॉल भी होती है, ठीक है। फंजाई देख लें, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। प्लांट सेल देख लें, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल देख लें, सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन वायरसेस के पास में ये नहीं है, इसीलिए इनको कई बार नॉन लिविंग जैसा माना जाता है, ठीक है। पर इनको एग्जैक्टली नॉन लिविंग बोलना भी गलत हो जाएगा। द रीजन बिहाइंड दैट दे आर एक्चुअली हैविंग सम ऑफ द थिंग्स, सम ऑफ द प्रोटीन्स, सम ऑफ दी वी कैन से न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, जिसका इस्तेमाल करके वो एक ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के बाद में अपनी कॉपीज बना सकता है। समथिंग विच इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, ठीक है। कोई अगर अपनी कॉपीज बना पा रहा है तो आप उसको कैसे नॉन लिविंग बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। वायरसेस अपने आप की कॉपीज बना सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम उसको लिविंग भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली बात ये हो जाएगी, इसीलिए हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि वायरसेस को हम क्या बोलें। हम ना तो नॉन लिविंग बोल पा रहे हैं, हम ना तो लिविंग बोल पा रहे हैं ट्रूली, इसीलिए हम उसको बोल देंगे दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वायरसेस विल वर्क एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके पास में कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं है, पर इनकी काबिलियत होती है सेल्फ रेप्लिकेट करने की। वो सेल्फ रेप्लिकेट अपने आप नहीं कर सकते, इसीलिए वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी बॉडी में जाते हैं, उसके सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप की कॉपीज बनाते हैं और बाहर निकलते हैं, दूसरे नए सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और ऐसे ही इनका काम चल रहा होता है। अगर ये किसी होस्ट की बॉडी में नहीं है, तब उस समय क्या होगा? उस पर्टिकुलर टाइम पर, क्योंकि ये किसी होस्ट की बॉडी में नहीं है, ये इनएक्टिव रहेंगे, ये इनर्ट रहेंगे, ये कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे विल बिकम इनर्ट। अगर ये एक किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं तो दे विल बिकम इनर्ट, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी बातें 2020 ने ऑटोमेटिकली क्लियर कर दी है, जहां पर हर एक लेमैन भी अब जानता है कि वायरसेस सरफेस के ऊपर हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल बॉडी के कांटेक्ट में आने के ऊपर ही ये सेल्फ रेप्लिकेट कर पाते हैं इन्फेक्ट करके, राइट। अपने आप वायरसेस उड़ के नहीं आते हैं, ठीक है। दे विल नेवर एंटर लाइक दिस, ओके, दे आर नॉट एबल टू कम लाइक दिस, बट येस दैट दे आर पॉसिबिलिटी कि वो सस्पेंडेड हो सकते हैं एयर के अंदर, ठीक है, या हम बोलें कि वो किसी सरफेस के ऊपर हैं, एंड वाया द रूट्स विच आर जनरल एंट्री रूट्स फॉर एनी अदर पैथोजन ऑल्सो। कोई भी पैथोजन उसी रूट से आता है, वो क्या होता है? बक्कल कैविटी, ईयर, नोज, आईज, ठीक है। These are the most common routes of the pathogen and entries inside the body. Viruses do also follow similar kind of route. वो एयर के सस्पेंडेड एयर के पार्टिकल के साथ आ सकते हैं हमारे अंदर, या तो फिर वो बक्कल कैविटी, फूड के ऊपर गिरा है, कोई ऑब्जेक्ट हमने माउथ के अंदर ले लिया, चम्मच हो गई है ना, फोमाइट इन्फेक्शन बोल सकते हैं उसको। ऐसे बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। देखो, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं अगर वायरस का, तो क्या क्या चीजें इसके पास में होती हैं। देखो, वायरस के पास में इनर टू आउटर स्टार्ट करिए, मतलब कि मैं अंदर से बाहर की तरफ अगर जाऊं समझाते हुए आप लोगों को, तो इनर मोस्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले, दैट इज द वायरल जीनोम। वायरस के पास में अपना खुद का जेनेटिक कंटेंट होता है, ठीक है। जो जेनेटिक कंटेंट या तो आरएनए हो सकता है, या ये ही जेनेटिक कंटेंट डीएनए भी हो सकता है। तो इट कैन बी आरएनए, इट कैन बी डीएनए इन केस ऑफ डिफरेंट वायरसेस। मैं यहां लिख देती हूं
इट कैन बी RNA और इट कैन बी DNA, ठीक है, जिसकी और डिटेलिंग हम देखते हैं कि प्लांट में कौन सा होता है, एनिमल में कौन सा इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरा देखते हैं, वायरस के पास होता है फिर एक प्रोटीन कैप्सिड बना हुआ, ठीक है, जो कि हमें यहाँ दिख रहा है। एक तो ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, ठीक है, ये न्यूक्लियर कंटेंट को एनवेलप करता हुआ प्रोटीन हो जाएगा, तो हम न्यूक्लियो कैप्सिड बोल देंगे इसको, ठीक है। बाकी भी इन जनरल प्रोटीन प्रेजेंट है, इसको हम वायरल टेग्यूमेंट बोल रहे हैं। टेग्यूमेंट का मतलब हो जाएगा लेयर, और ये भी प्रोटीन की बनी हुई है। मतलब ये है कि वायरस के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट के पास में, न्यूक्लियर कंटेंट के आसपास में एक से ज्यादा भी प्रोटीन के लेयर्स हो सकते हैं। वो प्रोटीन अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि HIV वायरस के अंदर 2 प्रोटीन के अलग अलग लेयर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है, P17 एंड P24। तो यहां देखो, उसके बाद आ जाएगा फिर एनवेलप, और एनवेलप के ऊपर प्रोटीन। ये जो एनवेलप दिख रहा है ना, ये एक सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक्चुअल में होस्ट सेल डिराइव्ड सेल मेम्ब्रेन है। होस्ट सेल डिराइव्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। होस्ट के सेल से जैसे ये बाहर निकला था ना, तब ये हमारी मेम्ब्रेन लेके आ गया था, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगह पे मैंने सुना है, व्हेन आई वाज टीचिंग इन राजस्थान एरिया, तब वहां पर टीचर्स बोलते थे कि मतलब उनका जो जनरल लैंग्वेज होता था, वायरस हमारी ओढ़नी ओढ़कर चले आता है, ऐसा बोलते थे कि वायरस जो है हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर निकल जाता है बाहर। तो इसके लिए एक फ्रेज क्या हो सकता है, वायरस हमारी ओढ़नी ओढ़ के जा रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली कैरिंग आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड देमसेल्व्स, ताकि वो जो है बॉडी में इजिली रिकॉग्नाइज भी ना हो जब वो इन्फेक्ट कर रहे हैं तब, और भी प्रोटेक्टिव हो जाए उसके लिए ये लेयर टेम्पररी, ठीक है। और देखते हैं एनवेलप प्रोटीन्स। ये एनवेलप प्रोटीन्स जनरली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का मिक्सचर, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो वायरस के पास क्या है, प्रोटीन और RNA है मेनली। देखो, प्रोटीन है मेनली, RNA है, ठीक है, या तो फिर DNA भी हो सकता है। ये चीजें हैं वायरस के पास, जहां पर क्योंकि वायरस के पास में अबंडेंट प्रोटीन्स की प्रेजेंस है, हम बोलेंगे वायरस जो है वो क्रिस्टलाइजेबल स्ट्रक्चर है, मतलब कि वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को। तो दिस इज अ स्माइली विच वॉज वेरी फेमस दिस ईयर, दिस अपियरिंग लाइक कोरोना वायरस। ओके, चेक दिस आउट एवरीवन। वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, कौन, वायरस, जैसे ही वो एक सेल को इन्फेक्ट कर लेता है, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। जैसे कि मैंने बताया, वो होस्ट सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करने लगता है टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट। ऐसे कोई मेहमान देखे आप लोगों ने जो कि आपके घर आ जाए, ठीक है, और फिर वो आपका एक किचन इस्तेमाल करने लगे, जैसे कि उनका खुद का हो, है ना आपके कबर्ड से निकाल के कपड़े पहन ले जैसे कि उनके खुद के हो, ठीक है, और पूछे भी ना, नो परमिशन दे रिक्वायर, ओके, दे आर वेरी क्लोज टू यू। सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को इमेजिन करो, वैसे ही वायरस होते हैं, ठीक है। दे विल एंटर इनसाइड योर बॉडी, दे विल यूज योर मशीनरी, दे विल नॉट टेक योर परमिशन फॉर डूइंग द सेम। ओके, तो क्या बोले वायरस को, लिविंग की नॉन लिविंग? वी विल से इन बिटवीन समथिंग इज अ वायरस। इट इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, इट इज we can say somewhere in between which we are not able to properly give a word to. Okay, now अब हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में, इनका नामकरण किसने किया, ठीक है, ये सब चीजें देखते हैं। तो ये जो हमें पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पे सामने, ये है मित्री इवानोस्की, ठीक है। बहुत सारे फैकल्टीज को प्रोनाउंस करते हुए देखा मैंने, दिमित्री, दिमित्री, दिमित्री इज नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, क्योंकि डी इज गोइंग टू बी साइलेंट, ये साइलेंट है, हमें बोलना है मित्री इवानोस्की, ठीक है, मित्री इवानोस्की नाम है इसका, है ना। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस का नाम दिया। कैसे, देखते हैं। तब इन्होंने देखा कि कुछ एक ऐसे माइक्रोब्स हैं, है ना। अब हम नहीं जानते कि ये ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं कि क्या है, हमें नहीं पता, पर हम ये जानते हैं कि ये दिखाई नहीं पड़ रहे, तो हमने बोल दिया माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मित्री इवानोस्की ने बोला कि उनको कुछ माइक्रोब्स मिले जो कि टबैको के अंदर मोजेक डिजीज कॉज करते हैं। टबैको मोजेक वायरस के बारे में वो बात करना चाह रहे थे, पर ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली कि वो वायरस है, तो उन्होंने बोल दिया माइक्रोब है, ठीक। तो ये देखो, इस प्रकार से टबैको की लीफ के ऊपर मोजेक पैटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है। मोजेक समझते हैं ना सभी लोग, मोजेक पैटर्न्स, पजल जैसे पैटर्न्स बन जाते हैं, ठीक है, येलो ग्रीन ऐसे करके पैटर्न्स बन जाएंगे। इस प्रकार से टबैको की लीफ जो है वो खराब कर देते हैं वायरस इन्फेक्शन करके, ठीक। फिर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने देखा द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस का मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस कुछ फ्लूइड,
वाज गिवन बाय मित्री इवानोस्की, और उन्होंने क्या देखा कि कुछ एक माइक्रोब्स टबैको के प्लांट लीव्स के ऊपर मोज़ेक पैटर्न बना देते थे। ठीक, फिर हम देखते हैं these were found to be smaller than bacteria, ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे। कैसे मालूम पड़ा होगा? तो हमने क्या किया, हमने लीफ ली, लीफ का ग्राइंड कर दिया, एक मिक्सचर बना दिया पानी के साथ, लीफ ग्राइंड कर दी, एक मिक्सचर बना दिया पानी के साथ। ठीक है, और लीफ ली, ग्राइंड की, मिक्सचर बनाया पानी के साथ में, तो फिर वो मिक्सचर को हम लोग जो है एक स्टेराइल फ्लास्क में फिल्टर कर रहे हैं। लेकिन हम क्या ध्यान रख रहे हैं, देखना, हम ये ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैं एक फिल्टर लगा रही हूं, मैं तुमको बता देती हूँ मैं कौन से फिल्टर की बात कर रही हूँ। एक सेकेंड ना, जस्ट इमेजिन, ये रेड वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो रेड वाला फिल्टर हम लगा रहे हैं ना, दिस फिल्टर, दिस इज अ फिल्टर विच इज गोइंग टू बी द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। मतलब कि अगर बैक्टीरिया जैसे साइज है किसी का भी, बैक्टीरिया जैसे साइज है, मतलब कि बैक्टीरिया जितना छोटा है तो भी वो ऊपर रह जाए, वो नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फिल्टर तैयार किए गए जो कि मान लो तुम लोग के 0.3 माइक्रोन के रेंज के हैं, 0.3 माइक्रोन के रेंज के फिल्टर्स तैयार किए गए। बैक्टीरिया इनसे छोटा होता है, ठीक है, कि बड़ा होता है, बैक्टीरिया इनसे बड़ा होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया 0.3 माइक्रोन से थोड़ा सा बड़ा होता है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है ये इनसे बड़ा है, क्योंकि इसीलिए बैक्टीरिया ऊपर रह जाएगा और फिल्टर होके नीचे नहीं आएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम जब ये प्रॉपरली फिल्टर हो गया, हमने देखा कि बैक्टीरिया तो यहां रह गए लेकिन नीचे कुछ आया, और वो था वायरस। मतलब कि कोई ऐसा भी साइज है जो कि वायरस है, बेसिकली इज एबल टू एक्चुअली कम आउट ऑफ द फिल्टर, वो फिल्टर से भी नीचे आ गया आसानी से, बड़े आसानी से। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि हम बोल नहीं सकते, इनका साइज, मतलब कि वायरसेस का साइज जो होता है वो बैक्टीरिया से भी कम है, छोटे होते हैं ये बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तब नई बात मालूम पड़ी कि अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि हम जानते नहीं लेकिन एग्जिस्टेंस में है। ठीक, फिर आते हैं बीजरनिक, जिनका मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ लिया हुआ है। ठीक है, ये है बीजरनिक। बीजरनिक ने डेमोन्स्ट्रेट किया टबैको प्लांट, जो टबैको मोज़ेक वायरस की हमने पहले बात करी, इन्फेक्टेड टबैको प्लांट के अंदर ऐसा क्या है कि वो हेल्दी टबैको प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर पाता है, वो है वायरस। तब उन्होंने बताया कि टबैको प्लांट की लीव्स के अंदर जो, मतलब बेसिकली हम बोलेंगे कि सैप प्रेजेंट है या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वही कंटामिनेट हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए लीफ के पत्ते का एक्सट्रैक्ट भी लेंगे हम तो उसमें वायरस होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। तो हमने क्या किया, हमने टबैको की प्लांट इकट्ठा किया। ठीक है, टबैको का प्लांट लिया, लीफ भी ले सकते हैं अलग से, ये लिया हमने, और हमने इसका बनाया एक्सट्रैक्ट, मतलब कि पानी के अंदर इसका एक्सट्रैक्ट बना दिया। एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद में अगर मैं ये लेती हूँ फ्लूइड, तो मैं ये बोलूंगी इस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में, आई वुड जस्ट से कि ये हो जाएगा एक कंटामिनेटेड फ्लूइड, और हम इसको बोल देंगे कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ये हो जाएगा एक कंटाजियस फ्लूइड। ठीक है, और ये कंटाजियस फ्लूइड जो है ये बेसिकली किसी भी और पौधे पे छींट दिया जाए अगर बाय चांस, तो वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। फोटोग्राफ देख लो, इजी है, समझ आ जाएगा। एक सेकेंड है ना, हाँ देखो, ये डिजीज टबैको प्लांट लिया, फर्स्ट स्टेज में हमने इसकी पत्तियों को ग्राइंड कर दिया अच्छे से, ठीक है, पानी में मिला के। ठीक है, फिर हमने देखा कि लीफ का एक्सट्रैक्ट बन गया, ये एक्सट्रैक्ट लिया मैंने, और मैंने इसको एक स्प्रे टाइप की बॉटल में भर दिया, जिसके अंदर आजकल हम लोग सैनिटाइजर भरते हैं। ठीक है, तो स्प्रे की बॉटल में भर दिया, और उसको फिर हमने हेल्दी टबैको लीव्स के ऊपर स्प्रे कर दिया। जब मैंने इसको हेल्दी टबैको लीव्स के ऊपर स्प्रे कर दिया, तब मैंने देखा कि जो ये हेल्दी टबैको लीव्स थी, ये डिजीज टबैको लीव्स बन गई है। बस, वेरी सिंपल। मतलब कि क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि वो एक्सट्रैक्ट हो गया था कंटाजियस, और हम लोग बोलेंगे कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बन गया वायरस के कारण। ठीक है, तो ये हुआ बेजरनिक का एक्सपेरिमेंट। फिर स्टेनले जो है उन्होंने बताया कि बेसिकली वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और उनके इस प्रकार के प्रोटीन क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, और
ये प्रोटीन क्रिस्टल्स किसी होस्ट की बॉडी में जाने के बाद में प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं, अदरवाइज तो ये प्रोटीन्स इनएक्टिव होते हैं जनरली, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू बी इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल, और वायरसेस इसी कारण से कभी भी इनर्ट ही रहेंगे अगर वो बाहर हैं, तो ऐसे तो वो कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो वो हमेशा ही पैरासाइट की तरह होस्ट पे अटैक करते हैं, और इसीलिए वो हो जाएंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। वो हमेशा ही इन्फेक्ट करेंगे किसी ना किसी होस्ट को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई भी एनिमल हो, ठीक है। बैक्टीरिया को भी अफेक्ट कर सकते हैं ना, बैक्टीरियोफेजेस भी होते हैं वायरसेस, ठीक है। चलिए अब आती है बात जेनेटिक कंटेंट के रिस्पेक्ट में कि वायरसेस के पास जेनेटिक कंटेंट क्या हो सकता है। तो प्रोटीन तो हमने देखा ही होता है, आरएनए या डीएनए भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया। लेकिन किसी भी वायरस के पास में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक ही बार में दोनों चीजें प्रेजेंट है। मतलब कि मान लो इधर मैंने क्या दिया, ये आरएनए भी है और मैंने बोल दिया इधर डीएनए भी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। मैं रफ बना रही हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। इट विल नेवर कैरी बोथ साथ में साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन से मतलब वायरसेस के अंदर क्या जेनेटिक कंटेंट होता है। तो जनरली जो वायरसेस प्लांट वायरस होते हैं, मतलब कि जो प्लांट के ऊपर पैरासाइटिक है, प्लांट वायरसेस, उनके पास में जेनेटिक कंटेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्टली, ठीक है। फिर अगर मैंने बात किया कि एनिमल वायरसेस के रिस्पेक्ट में बात करें हम लोग जनरलाइज टर्म, तो एनिमल वायरसेस जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस भी हो सकते हैं, जैसे कि डीएसडीएनए में एडिनो वायरस आता है, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके। बैक्टीरिया के ऊपर अटैच करने वाले वायरसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस। ये होते हैं मोस्टली डीएसडीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, जब मैंने कहा प्रोटीन्स के बना हुआ होता है आउटर कवरिंग, तो प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड हम लोग, लेकिन उसके इंडिविजुअल प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैप्सोमियर। तो जो ये सब यूनिट हो गई इस पूरे कैप्सिड की, जो स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स हैं जो कि मिलके पूरा कैप्सिड बना रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। और प्रोटीन का काम होता है अंदर वाले न्यूक्लिक एसिड को बचा के रखना, इसलिए न्यूक्लिक एसिड पहले आता है, फिर प्रोटीन की लेयर एक और कई बार दूसरी भी आती है, फिर आती है ह्यूमन ओरिजिन की या प्लांट ओरिजिन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी वो कोड करके घूमते हैं जनरली, और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी उनके पास में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये कैप्सोमियर का शेप अलग अलग हो सकता है, मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली जो कि डीएनए को या आरएनए को सराउंड कर रहे हैं वायरस में, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इट कैन बी हेलिकल शेप, लाइक हमें यहाँ हेलिक्स टाइप दिख रहा है, एकदम प्रॉपर हेलिकल शेप में प्रोटीन वाउंडेड है, ठीक है, डीएनए और आरएनए के आसपास में। तो देखो ये डीएनए आरएनए मतलब जेनेटिक कंटेंट हो गया, और जेनेटिक कंटेंट के आसपास में हम देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो कैसा प्रेजेंट है, हेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट है, हेलिकली वुंडेड है, ठीक है। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री कैप्सोमियर की जो है वो पॉलीहेड्रल टाइप भी हो सकती है, आइकोसाहेड्रल दिया यहाँ पे। आइकोसाहेड्रल का मतलब होता है एक मिनट, जिसके 20 फेस हो, है ना, 20 फेस हो सकते हैं इसके, मुझे ऐसे याद है, शायद एक बार वापस चेक करूंगी। 20 फेसेस हो सकते हैं आइकोसाहेड्रल के ज्योमेट्री के, और ये 20 फेसेस की ज्योमेट्री में कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। फिर और फर्दर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मतलब कि सिर्फ हेलिकल होगा ऐसा नहीं, ठीक है, सिर्फ हम बोलेंगे कि पॉलीहेड्रल होगा ऐसा भी नहीं, कभी कभार कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट भी हो सकता है वायरसेस के अराउंड, और जैसे कि वेरियोला वायरस में। ये कौन सा वायरस है, ये स्मॉल पॉक्स कॉज करने वाला वायरस है, ठीक है, वेरियोला वायरस। अच्छा, ह्यूमन राइनो वायरस कौन सा है, जो कि ह्यूमन के अंदर रनी नोज और ये सब सिम्टम्स कॉज करता है बेसिकली, तो हम लोग जिसको जनरली क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड वायरस, ठीक है। टबैको मोजेक वायरस तो हम सब जानते हैं, टबैको के अंदर मोजेक पैटर्न इंट्रोड्यूस कर देता है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से क्योंकि हमने कहा वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और पैरासाइट होता है अगर कोई, तो वो होस्ट के लिए तो पैथोजन हो जाएगा, और इसका मतलब कि होस्ट के अंदर पैथोजन मतलब कि डिजीज के सिम्टम्स भी वो कॉज करेगा। तो इसीलिए प्लांट में और एनिमल में वायरस के कारण से डिजीज होगी, कोई ना कोई, हजारों डिजीज हो सकती हैं, जिसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स हमने लिखे यहाँ पे, मम्स,
मम्स सब लोग जानते हैं ना, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है मम्स के अंदर, ठीक है। स्मॉल पॉक्स सब जानते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी भाषा में छोटी माता बोलते थे, है ना, अभी इरेडिकेट हो गया इंडिया से कंप्लीटली। हर्ब्स सिम्प्लेक्स, इसमें अलग अलग प्रकार के हर्ब्स हो सकते हैं, जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है, और भी बहुत सारे कोल्ड सोर्स, ऐसे हर्ब्स अलग अलग हो सकती है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि निमोनिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, वो एड्स सब जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। ऐसी बहुत सारी डिजीज ह्यूमन में, एनिमल्स में हो सकती है। प्लांट के अंदर भी डिजीज हो सकती है, जैसे कि मोजेक फॉर्मेशन हो गया, लीफ रोलिंग या कर्लिंग हो गई, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। मेरे को पता है कि ये सारी टर्म्स जो हैं आप लोग अगर देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ पाओगे, इसलिए मैंने आप लोग की एक स्लाइड बनाई है, वो ये है। लीफ कर्लिंग ऐसी कुछ नजर आती है। ऐसे मैं तुम लोग को रियल बताऊं, ऐसे मैंने कई पौधे देखे जिनकी लीफ कर्लिंग डिजीज उनको जाती है। लीफ कर्लिंग डिजीज के बाद प्लांट जो है वो जनरली रिकवर नहीं होता इंसेक्टिसाइडल स्प्रे से, क्योंकि उसमें वायरल डिजीज हुई है ना, वो इंसेक्टिसाइडल स्प्रे से रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो एंटीवायरल स्प्रे अगर हो या एंटीवायरल इंजेक्शन लगाया जाए प्लांट में तो ही वो रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे लीफ कर्लिंग, जब भी मोड़ी मोड़ी लीफ मिले कोशिश क्या करो बहुत ध्यान से, जब भी हम लोग वेजिटेबल्स भी परचेज करते हैं तो जनरली ये स्पिनच वगैरह जो है इसमें भी लीफ कर्लिंग डिजीज का शिकार मैंने स्पिनच देखी हुई कई बार। तो लेते समय भी ध्यान रखो और फैमिली में भी गाइड करो, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ कि वेदर द प्लांट इज डिजीज्ड और नॉट, ओके। एक और देखो यहाँ पर, ये है मोजेक, टबैको मोजेक वायरस। यहाँ पर मोजेक पैटर्न दिख रहे हैं, येलो ग्रीन दिख रहा है। ये पत्ती बीमार होके नहीं ऐसी हुई है, मतलब बूढ़ी नहीं हुई है ऐसी, ये बीमार होके ऐसी हुई है, ठीक है। ये एजड नहीं है, ये बीमार हो गई है, ठीक है। फिर ये देखते हैं, ये नॉर्मल साइज का पौधा है और इस राइस प्लांट को डिजीज हो गई तो ये छोटा ही रह गया, इसको बोलेंगे राइस ड्वार्फ वायरस, छोटा रह गया, हाइट नहीं बढ़ने दी उसकी, ठीक है। इधर देखते हैं, ये हमने देखा वेन, येलोइंग ऑफ वेन्स हो रहे हैं, देखो तो प्लांट में वेन्स, रिब्स और वेन्स सब क्या हो रही है, येलोइंग हो रही है, ये भी एक वायरस की निशानी है, ठीक है ना। तो समझ में आ जाएंगे अब नाम सारे। मोजेक फॉर्मेशन येलो वाला ग्रीन वाला है ना, येलो और ग्रीन वाला टबैको जैसा। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हमने देख लिया, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग हमने देख लिया, ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ हमने राइस ड्वार्फ प्लांट देख लिया। दिस इज ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में, वो है वायरॉइड्स, ओके। तो जो वायरॉइड्स होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, और इनको डिस्कवर किया था डीनर ने 1971 में। इस वायरॉइड की क्या खास बात होती है कि वायरॉइड के पास में तो प्रोटीन कोड भी नहीं होता, सिर्फ आरएनए ही होता है। समझ लो कितना, मतलब कितने छोटे लेवल पर जाके बात हो रही है, पर ये भी डिजीज कॉजिंग है, ठीक है। तो वायरॉइड्स बेसिकली क्या होता है, दैट दे आर गोइंग टू बी स्मॉलर देन वायरसेस, और ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं। जब पे पोटैटो होता है ना, नॉर्मल शेप एंड साइज उसका ओवल सा होना चाहिए, राउंड हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो के पोटैटो में अगर डिजीज हो जाए तो वो स्पिंडल शेप का हो गया। स्पिंडल समझते हैं ना सब लोग, ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो स्पिंडल शेप का पोटैटो हो जाए तो बोलेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्योंकि पोटैटो एक ट्यूबर है इसलिए ट्यूबर बोला, ट्यूमर मत बोल देना प्लीज, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है ये वायरॉइड के कारण। हाँ, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये वायरॉइड इज जस्ट अ फ्री आरएनए, जैसे कि मैंने बताया इसमें प्रोटीन कोड भी प्रेजेंट नहीं होता, है ना। अच्छा, आरएनए वायरस का और आरएनए वायरॉइड का क्या सेम मॉलिक्यूलर वेट के होता है? तब ऐसा भी नहीं है। ये आरएनए इसका जो है वो वायरस के आरएनए से भी छोटा है, ठीक है, मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस के आरएनए से भी कम है, ठीक है। तो द आरएनए ऑफ द वायरॉइड विल बी ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर वेट व्हेन कंपेयर्ड टू द viruses. How strange, but this is something which we need to know. Then there comes is prions, ठीक है। तो prions क्या होता है ये समझते हैं। Then we need to understand that proteins के बारे में जानते हैं पहले। प्रोटीन्स जब हम लोग देखते हैं तो हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स के हेट्रोपॉलीमर्स को बोलते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन कभी भी स्ट्रेट सॉलिड रॉड की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, या तो वो हेलिकली वुंडेड होंगे, ठीक है, या तो फिर वो हम बोलेंगे कि एक कॉटन टाइप शेप ले लेंगे, जैसे कि यार्न बॉल होती है ना, जो हम बोलते हैं यार्न बॉल, मतलब समझते हो ना, ऊन का जो गट्टी होती है वैसा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से फोल्डेड होते हैं प्रोटीन्स। अब फोल्डिंग जनरली नॉर्मल फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स की, ठीक है। कुछ एक प्रोटीन्स ऐसे पाए गए जो कि एबनॉर्मल तरीके से मतलब कॉइल हो गए थे, मतलब जो नॉर्मल कॉइलिंग है वैसे नहीं, डिफरेंटली कॉइल हो रहे थे, और वो हो गए पैथोजेनिक प्रोटीन्स, उनको हम लोग बोलते हैं प्रायॉन्स, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर तुम लोग ध्यान से
कहाँ देखोगे, एक सेकंड रुको, मेरे को दिख ही नहीं रहा, ये रहा। हाँ, तो ये है एक नॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, नॉर्मल फोल्डिंग है ये, ठीक है। और ये हो गया एबनॉर्मल फोल्डिंग, एबनॉर्मल फोल्डिंग, ठीक है। चलो अब ये देखो, एक काउ दिख रही है सबको, द काउ इज बिहेविंग नॉर्मली, ऑफ कोर्स नॉट, द काउ इज बिहेविंग एबनॉर्मली, यस, बिकॉज द काउ हैज गॉन मैड। हाउ? बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ दिस प्रायन। तो कोई मेरे से पूछेगा क्या कि काउ ऐसे प्रायॉन्स का इन्फेक्शन काउ में कैसे हो गया भाई, ऐसे कौन से प्रोटीन आ गया और इसकी बॉडी के अंदर चला गया। तब काउस वगैरह जो रहती है ना जनरली, उनको काफी सिर्फ प्रोटीन रिच डाइट खिलाते हैं और फाइबर रिच डाइट भी खिलाते हैं ताकि वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके, पहली बात तो। और दूसरी बात की उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा चलता रहे। तो दो प्रकार की डाइट काउस को जनरली डेयरी फार्म्स में या जो मिल्क ईल्डिंग इंडस्ट्रीज है वहां दी जाती हैं। एक होती है फाइबर रिच डाइट ताकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सही रहे, और दूसरी होती है प्रोटीन रिच डाइट। उस प्रोटीन रिच डाइट में बाय चांस कुछ ऐसे अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स आ गए और वो भी काऊ ने खा लिए और उसके कारण से काऊ को डिजीज हुई, वो हम बोलेंगे मैड काऊ डिजीज, ठीक है, जिसका नाम होता है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये काऊ के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं प्रायॉन्स, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, पोस्चुरल एबनॉर्मलिटीज लाते हैं, मतलब कि काऊ नॉर्मली खड़ी नहीं हो सकती, काऊ के नेचर को एग्रेसिव बनाते हैं, वो बहुत गुस्से वाले हो जाती है, एटसेट्रा, ठीक है। ऐसे काउस के द्वारा मिल्क जो बन रहा है वो अगर बाय चांस प्रायॉन रिच हुआ तो, ठीक है, ऐसे काऊ का किसी ने भी मीट खा लिया तो मान लो, तब क्या, तब वो लोगों को भी ये डिजीज होने के चांसेस हैं। तो इसका वेरिएंट जो कि इंसानों में पाया जाता है, समझ लो, इसका वेरिएंट जो कि इंसानों में पाया जाता है, मैड काऊ डिजीज होने के कारण से इंसानों में प्रायॉन इन्फेक्शन होना चालू हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं CR जैकब डिजीज, CJD, ठीक है। और ये डिजीज के अंदर इंसान ह्यूमन जो है वो प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाता, उसको पोस्चुरल अबनॉर्मलिटीज आती हैं, ठीक है। और जब उस व्यक्ति की डेथ होती है मतलब डिजीज के कारण से, तब तो वो स्वेलो भी नहीं कर पा रहा होता, हिल भी नहीं पा रहा होता, बोल भी नहीं पा रहा होता, समझ में आ रही, मतलब उसकी पूरी की पूरी मसल सिस्टम जो है वो डेड हो जाती है एक तरीके से। तो ये हुआ प्रायॉन्स के द्वारा कॉज्ड डिजीज, सबको समझ आ गया। देख लो ध्यान से, मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस were found to be transmitted by an agent consisting of the abnormally folded protein, जिसको बोलते हैं प्रायॉन्स, ठीक है ना। चलो हो गया ये इतना ध्यान रखना है प्रायॉन्स के रिस्पेक्ट में। लास्ट आते हैं हमारे पास लाइकेंस, और लाइकेंस क्या होती हैं ये सब जानते हैं। लाइकेंस आर बेसिकली एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब कि लाइकेंस जो होती हैं वो ऐसी कुछ दिखती हैं, देखो ये इस प्रकार की। तो लाइकेंस जो है ना, अब मेरे को बताओ कोई इसको देख के बोलेगा कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम तो देख के बोलेंगे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रो कर रहा है इस ट्री ट्रंक के ऊपर, ठीक है। बेसिकली होते क्या है, तो लाइकेंस होते हैं एल्गे और फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऐसा स्ट्रॉन्ग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कि ये लगता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अपीयर्स लाइक सिंगल ऑर्गेनिज्म, अपीयर्स लाइक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड नॉट अपीयरिंग डिस्टिंक्ट एल्गे एंड डिस्टिंक्ट फंजाई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइकेंस, दे आर एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पर जो फंजाई और एल्गे पोर्शन में क्या क्या फायदा मिल रहा है, ये दोनों साथ में क्यों रह रहे हैं, उसका कारण होगा ना कुछ। तो एल्गे जो है वो इनको फूड बना के देती है फंजाई को, ठीक है। तो एल्गल कॉम्पोनेंट इज, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, एल्गल कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू बी फाइकोबायोंट, वो क्या करेगा, फूड बना के देगा, ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो इट विल प्रिपेयर द फूड फॉर फंजाई, और फंगस क्या करेगी, उस एल्गे को रहने के लिए जगह देगी, उसको पानी देगी और उसको मिनरल देगी, ठीक है। तो एल्गे सॉरी मैंने क्या बोला, एल्गे का बता दिया मैंने, फाइकोबायोंट, और फंजाई उसको ये सब देगी एल्गे को, ठीक है। तो फंगल कॉम्पोनेंट माइकोबायोंट हो जाएगा, मतलब कि फाइकोबायोंट ऑटोट्रॉफिक हो गया और माइकोबायोंट जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक। एल्गे फंजाई के लिए खाना बनाएगी, फंजाई एल्गे को रहने के लिए जगह देगी, मिनरल देगी, है ना, और वाटर देगी। ये कारण से ये दोनों साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। जहां जहां लाइकेन ग्रो होती है वो ये इंडिकेट करती है
कि वहाँ ऑक्सीजन का स्तर अच्छा है, वहाँ एरिया में एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम है, ठीक है, तो लाइकेन ग्रो इन ऑक्सीजन रिच एरिया, क्योंकि इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिच एरिया में ही ग्रो कर सकती है, अदरवाइज ये ग्रो ही नहीं करेगी वहां पे, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो ये वहां ग्रो कर नहीं पाएगी। इसीलिए लाइकेन्स का इंडिकेशन होती है एक प्रकार से, दे आर गोइंग टू बी पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ये क्या हो जाएंगी? पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करेंगी, ये बताएंगी कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रो कर रही है। जहां लाइकेन्स ग्रो ही नहीं कर रही है वो एरिया कैसे हो जाएंगे? हाईली polluted areas, ठीक है, तो lichens are very good pollution indicators, they do not grow in the polluted areas. So this is all about, we can say, the chapter biological classification, and you know how many slides we have actually covered in this chapter? 139, ठीक है, तो मैंने 139 स्लाइड्स में आप लोगों को ये इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सारे देख लो, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड्स भी मैं खुद बनाती हूँ, एज आई ऑलरेडी से, मैंने कितने बार बता दिया, पर ये चैप्टर हमारा आज केम टू एन एंड एंड वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर इन वन लाइव क्लास वेरी सून, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, इतने कम सब्सक्राइबर्स बढ़वा रहे हो और इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ मैं तब भी, ठीक है, तो ऐसे मत करो प्लीज, सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो लेक्चर्स के वीडियोस वगैरह, ठीक है। बाय एवरीबॉडी एंड विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट क्लास नाउ, ओके।